हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे फंगाई यानी जिसे हिंदी में कवक या फफूंद कहा जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कवक क्या होते हैं? अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं कि अचार, ब्रेड, रोटी पे एक सफ़ेद संरचना, या देखते हैं कि सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है अचार। तो ये जो होता है ना, ये इसे ही कवक कहते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, जिसे फफूंद कहा जाता है। और ये बरसात के दिनों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। और ये जो लकड़ी पे हम देखते हैं ना, छातीनुमा संरचना होती है, छातीनुमा समझ जाए यानी मशरूम शेप में जो होता है, मशरूम की तरह होता है, जो कुकुरमुत्ता होता है, ये एक प्रकार का कवक होता है। और ये सफ़ेद होता है। हम कुकुरमुत्ता की संरचना, छातीनुमा संरचना होती है। तो और उसे भी कवक कहा जाता है। कवक में अनेक धागेनुमा रचनाएं होती हैं। कैसी रचनाएं होती हैं? धागेनुमा रचनाएं होती हैं, जिन्हें कवक तंतु कहा जाता है। ये जो धागेनुमा रचनाएं होती हैं, इन्हें कवक तंतु कहते हैं। और कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं। वे जिसमें सेप्टा नहीं पाया जाता। सेप्टा क्या होता है? एक वॉल होता है, एक कवरिंग होती है, जो जैसे सेल वॉल होता है, उसी तरह सेप्टा क्या है? कवरिंग होती है, जो कवर करती है बाहर से। और क्या करती है कि ये जो अंदर की जो कैविटी होती है, अंदर कुछ भी है, उसको अलग अलग भागों में बांटती है। एक वॉल की तरह है, जो इसे अलग अलग भागों में बांटती है। हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सेप्टा क्या होती है, उससे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो वो आप समझ आ जाएगा। तो जिस कवक तंतु में पाया जाता है सेप्टा, उसे नहीं पाया जाता है जिसमें, उसे एसेप्टेट कहा जाता है। और जिनमें सेप्टा उपस्थित होता है, उन्हें सेप्टेट हाइफी कहते हैं। तो आपको समझ आ गया, जिसमें सेप्टा पाया जाता है उन्हें एसेप्टेट, और जिसमें नहीं पाया जाता उन्हें एसेप्टेट, और जिसमें पाया जाता है उन्हें सेप्टेट हाइफी कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिकी या बहुकोशिकीय होते हैं। ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और आपस में क्या करते हैं? मिलकर एक जाल का निर्माण करते हैं। एक आपस में मिलकर क्या करते हैं? कवक तंतु एक जाल बनाते हैं। और कवक की कोशिका में एक या एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। कवक में क्या होते हैं? एक या एक से अधिक केंद्रक भी होते हैं। कवक हमारे लिए लाभदायक व हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मशरूम एवं गुच्छी को प्राय खाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बताया, छातीनुमा संरचना होती है, सफ़ेद सफ़ेद, तो वो उसे मशरूम या कुकुरमुत्ता कहते हैं, जो हम खाने में यूज करते हैं, मतलब उसकी सब्जी बनाते हैं। और एक होता है पेनिसिलियम नामक कवक, जिससे हम पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाते हैं। मतलब एक रोग प्रतिजैविक औषधि बनाई जाती है, एंटीबायोटिक बनाई जाती है। उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नामक। पेनिसिलियम से पेनिसिलिन बनाई जाती है। उसके बाद कह रहा है कि मनुष्य में कवक दाद रोग उत्पन्न करता है। जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे दाद कहते हैं, तो वो भी मतलब एक फंगाई के कारण होता है, एक कवक के कारण ही होता है, जो कि ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्राइकोफाइटॉन नामक कवक के द्वारा होता है। यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। ये ट्राइकोफाइटॉन कवक द्वारा होता है। ये जो दाद रोग होता है, जिसे फंगल इन्फेक्शन या रिंगवॉर्म कहते हैं, ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक सेकेंड, राइजोपस म्यूकर रोटी, ब्रेड, अचार आदि को नष्ट कर देते हैं। अब वैसे मैंने बताया कि रोटी को भी और ब्रेड, अचार को भी नष्ट करने वाले होते हैं, तो उनके नाम हैं राइजोपस म्यूकर। राइजोपस क्या है? म्यूकर। इनके नाम है राइजोपस म्यूकर, जो रोटी, ब्रेड, अचार आदि अचार को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार पॉलीपोरस नामक कवक क्या होता है? पॉलीपोरस। ये होता है पॉलीपोरस नामक कवक होता है, जो लकड़ी में उगकर लकड़ी के कटे हुए भाग को सड़ाकर नष्ट कर देता है। जैसे सफ़ेद सफ़ेद स्ट्रक्चर होता है, जो लकड़ी पर क्या करता है? लकड़ी पर उगकर उसको मतलब उसको सड़ा देता है, लकड़ी को। कवक द्वारा पौधों में होने वाले रोग हैं, इसमें है बाजरे का झारगट रोग, सरसों का श्वेत गैरिक रोग, बाजरे का स्मट, और घनिया का स्टेम बॉल, मूंगफली का टिक्का रोग। ये शायद यहाँ मिस्टेक है, ये वाला शायद। और इसके बाद से देखते हैं कि ये जो होते हैं ना, ये कवक द्वारा पौधों में होने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि
कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में मैंने बताया था। अब हम देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब जैसे मैंने बताया था कि ये इनकी जो रचना होती है, ये मैंने बताया था कि छातेनुमा संरचना होती है, देखा आपने। जैसे मशरूम का है ये कुकुरमुत्ता जिसे कहते हैं, ये राइजोपस है, ये राइजोपस का स्ट्रक्चर है। इसके बाद देखेंगे ये होता है पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया जाता है। ये होता है सिनोसिटिक हाइफी। अब सिनोसिटिक हाइफी मतलब एक वॉल पाई जाती है जो उसको अलग अलग भागों में तोड़ती है। इसमें भी ये होता है सेप्टेड हाइपी, मैंने बोला ना, इसमें जो वॉल पाई जाती है, देखो ये अब छोटा छोटे भागों में से तोड़ दिया है, तो ये वॉल होती है जो उसको विभिन्न भागों में तोड़ती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सेप्टा, ये जो सेप्टा बताया मैंने कि सेप्टा क्या होता है, तो यही सेप्टा होता है जो उसको कवक को विभिन्न भागों में तोड़ देती है। अब हम बात करेंगे शैवाल, या जिसे एल्गी कहते हैं, इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। शैवाल क्या होते हैं? शैवाल एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में आते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बताया, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। समान रूप से शैवाल पढ़रित होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये पढ़रित होते हैं, जिसके कारण ये हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के अलावा शैवाल जो होते हैं, शैवाल लाल, भूरे तथा नीले रंग के भी होते हैं। अधिकांश शैवाल रुके जल में तथा कुछ नदियों में भी पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर देखा हमने, जैसे कि तालाब वगैरह नदियों में देखते हैं, साइड में ग्रीन ग्रीन इकट्ठा हो जाता है, वो ऊपर आता है, वो शैवाल उसे कहते हैं। इसको हम एल्गी कहते हैं, जो हरा हरा दिखाई देता है आपको साइड साइड में, जिसे शायद वो एक काई कहते हैं, काई, हाँ, एक सामान्य भाषा में उसे काई कहते हैं, लेकिन वो शैवाल होता है। इसे जैसे ये काई नहीं बोलते इसको सामान्य भाषा में, लोकल भाषा में, इसको लोकल लैंग्वेज में इसे काई बोलते हैं, लेकिन वो शैवाल होता है जो हरे रंग का साइड में इकट्ठा हो जाता है नदी के किनारे। उसके बाद देखेंगे कि कुछ सवाल जैसे क्लोरेला, जैसे क्लोरेला, ये यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एवं डायटम्स एक कोशिकीय होते हैं। ये मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें एक कोशिका पाई जाती है, परंतु अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं, और कुछ कुछ जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इनका शरीर जो होता है थैलसेनुमा होता है, अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। मतलब जो होता है, इनकी संरचना कैसे होती है, थैल थैलसेनुमा होती है। थैलसेनुमा का मतलब होता है इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। सवाल हमारे लिए हानिकारक और लाभ दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे लिए फंगाई जो कवक था वो लाभदायक हानिकारक दोनों था, इसी प्रकार सवाल भी हमारे लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं। सवाल भोजन के रूप में या चारे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखेंगे आगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जापान में जो इसका प्रयोग होता है, ये इसका नाम है सरगासम। सरगासम मतलब जापान में इसका प्रयोग होता है, और भूरे रंग का शैवाल होता है जिसे सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्कॉटलैंड के लोग रोडोमेरिया नामक शैवाल को तंबाकू के रूप में प्रयोग करते हैं। रोडोमेरिया पल्मेटा नामक शैवाल को तंबाकू के रूप में प्रयोग करते हैं स्कॉटलैंड के लोग। एनाबिना नॉस्टॉक शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो खेतों में फर्टिलिटी बनाए रखता है, उर्वरता बनाए रखता है, और जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। शैवालों के किण्वन द्वारा एसिटिक एसिड बनाई जाती है। किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। जैसे आप दूध का दही बनाते हो, उसी तरह से किण्वन का क्या होता है, किण्वन द्वारा एसिटिक एसिड बनाया जाता है, शैवाल के थ्रू ही बनता है। अगार एक प्रकार का एक जेल होता है, उत्पादन लाल शैवाल से किया जाता है। एक अगार एक जेल होता है, बनाया जाता है, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है, और पौधों के संवर्धन मतलब पौधों को कंजर्व करने के लिए एवं आइसक्रीम बनाने के लिए किया जाता है अगार का प्रयोग। ये एक प्रकार का शैवाल का नाम है अगार। और क्लोरेला एवं एसिटिबुलेरिया का प्रयोग अनुसंधान में किया जाता है, रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है ये शैवाल का। उसके बाद कह रहा है कि लेमिनारिया नामक भूरी शैवाल से टिंचर आयोडीन प्राप्त किया जाता है। टिंचर आयोडीन क्या होता है, एक वीक सॉल्यूशन होता है, मतलब एक आयोडीन के मिक्सचर में
अल्कोहल कुछ मिलाकर एंटीसेप्टिक बनाया जाता है। एक वीक सॉल्यूशन होता है, एक विलियन होता है, वीक विलियन जिस आयोडीन का ही होता है, और जिसमें हम कुछ सेवॉल मिला के, इसके अल्कोहल मिला के इसको एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। तो लिमिनारिया हो गया, ये लिमिनारिया टिंचर आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अब हम देखेंगे कि शैवाल की हानिकारक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। शैवाल क्या करता है, पीने की पानी को नष्ट कर देता है। शैवाल से क्या होता है, पीने का पानी नष्ट हो जाता है। उसके बाद से ये जल को प्रदूषित कर देता है, जलीय उपकरणों को सड़ा देता है। और सिफिलेरियस नामक शैवाल, ये जो है, ये सिफेलोरस नामक शैवाल चाय का लाल कीट नामक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग, चाय का लाल कीट नामक रोग उत्पन्न करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, एनाबीना, एनाबीना का स्ट्रक्चर है ये क्या है, एनाबीना शैवाल है। अब ये है क्लोरेला, ये लेमनारिया जो चाय में रोग उत्पन्न करता है, ये नॉस्टॉक होता है। और ये हो यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स शैवाल होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोन्स। क्या कह रहे हैं इसको, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है, मतलब एक, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आते हैं। और ये एक फाइलम होता है, मतलब एक संघ होता है, एक संघ होता है। जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, ये सब देखा होगा आपने, पढ़ा होगा। तो इस संघ के जीव मुख्य रूप से एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं ये, यूनिसेलुलर होते हैं। और ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें कोई केंद्रक नहीं उपस्थित होता, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको यूकैरियोटिक कहते हैं। ये जल, मिट्टी एवं जीवों के शरीर के अंदर एवं बाहर दोनों जगह पाए जाते हैं। ये बाहर भी हो सकते हैं, मिट्टी में, जल में, और एक बॉडी में भी हो सकते हैं, मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, किसी की बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो ये प्रोटोजोआ के सदस्यों के गमन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इनमें मतलब लोकोमोशन के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इनमें एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे अमीबा में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो, अमीबा में कूटपाद होता है। कूटपाद मतलब जिसे सूडोपोडिया कहते हैं, आगे देखेंगे स्पेलिंग। सूडोपोडिया। पैरामीशियम में सीलिया होता है। और पैरामीशियम में युगलीना, युगलीना लिखा नहीं है यहाँ, युगलीना होगा। युगलीना में क्या होता है, फ्लैजला होता है। तो ये स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके द्वारा ये लोकोमोशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि कई बार इस संघ के जंतु मनुष्यों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, हमें हमारे अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस होता है, जिसे अमीबी या पेचिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीबी पेचिस। और प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है। अब सबको कन्फ्यूज़न होगा कि प्लाज्मोडियम द्वारा कैसे, तो जो मलेरिया होती है वो प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग होता है। मलेरिया जो होता है मच्छर द्वारा, तो ये मॉस्कीटो द्वारा होता है मलेरिया। मच्छर, एक मच्छर क्या होता है, दो होस्ट की ज़रूरत होती है। क्या होती है, दो बॉडी में जाता है परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम का। एक तो मॉस्कीटो, जिसका नाम है फीमेल एनाफिलीज, इसका नाम है मच्छर का। और तो इसी से मलेरिया रोग होता है, आगे हम डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद मैंने बताया था कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है, तो प्रोटोजोआ जनित रोग होगा। प्रोटोजोआ परजीवी अपना जीवन चक्र दो प्रकार से पूर्ण करता है। अब जैसे मैंने बताया था कि आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि नहीं, मलेरिया मच्छर द्वारा होता है। हाँ, आप सही कह रहे हो, लेकिन प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम अभी आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे कि प्रोटोजोआ परजीवी अपना जीवन चक्र दो रूप से पूर्ण करते हैं। दो होस्ट में, मतलब दो होस्ट बॉडी में जाते हैं, दो रूप से पूर्ण करते हैं। जैसे पहले मच्छर में, जब मॉस्कीटो में जाएगा, ऐसे चलता है। तो अभी देखें, एक जो केवल एक ही परपोषी में जीवन चक्र पूरा करते हैं, जैसे एंटामीबा, जिनको एक परजीवी की आवश्यकता होती है, एक बॉडी की बस आवश्यकता होती है, उसमें आता है एंटामीबा। और दूसरा होता है वे जो अपना जीवन चक्र दो परपोषियों में पूर्ण करते हैं, मतलब दो होस्ट बॉडी में जाते हैं, तो वो होते हैं मलेरिया या कालाजार के रोगाणु आदि। तो जो प्लाज्मोडियम वाला है, इसी में आता है मलेरिया का। ये देखिए प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर है। ये प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर हो गया।
यहाँ पे आप देख रहे होगी ये अमीबा का पहले देख लेते हैं हम। तो ये अमीबा है, एक सेकेंड, अमीबा का देखते हैं। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा का जो आकार होता है ना, ये अमीबा है। अमीबा क्या होता है, अमीबा का जो आकार होता है अनियमित होता है, मतलब इरेगुलर होता है। कोई आकार नहीं होता डिसाइडेड कि इसका इसी आकार में हम बनाएंगे। इसका जो शेप होता है वो अनियमित होता है, किसी भी आकार में हो सकता है। और जो इसकी बाहर की ये लेयर होती है, ये वाली, इसको कहते हैं, ये कवरिंग जो होती है उसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म। और अंदर का जो ये होता है इधर का, उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। यहाँ लिखा हुआ है, ये एंडोप्लाज्म लिखा है, बाहर का एक्सोप्लाज्म, ये दोनों लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने बताया था कि इसमें गति करने के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सूडोपोडिया, ये जो स्ट्रक्चर इधर दिख रहा है इसको सूडोपोडिया कहते हैं, जिसे हिंदी में कूटपाद कहते हैं, कूटपाद। और इसमें केंद्रक पाया जाता है क्योंकि ये यूकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद इनमें आप ये भी देख सकते हो कि इनमें भोजन रिक्तिका भी पाई जाती है, जैसे फूड वैक्यूल पाया जाता है, ये फूड वैक्यूल पाया जाता है। और इसके बाद इसमें केंद्रक भी है। और इनमें जो होती है संकुचित रिक्तिकाएं पाई जाती है, संकुचित रिक्तिकाएं जिन्हें इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। तो अब अमीबा के बारे में देख लिया। अब हम आते हैं यूग्लिना के बारे में देखते हैं। यूग्लिना में जो होता है लोकोमोशन के लिए ये फ्लैजिला पाया जाता है। ये पूंछ जैसी संरचना, टेल जैसी संरचना, इसको फ्लैजिला कहते हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है और इसमें मायोनिम्स होता है, प्रोटीन, इसमें संकुचित रिक्तिका इसमें भी पाई जाती है। और इसमें जो एक्सोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म भी है। और जो यूग्लिना होता है, जो यूग्लिना होता है ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, मतलब पौधे और जंतु के बीच में कनेक्टिंग लिंक कहलाती है। जैसे वायरस था जीवित और जीवित के बीच का, तो जैसे यूग्लिना है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और ये दूसरे जीवों पर भी निर्भर करती है, तो इसलिए इसको प्लांट और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कही जाती है। यूग्लिना को, किसको, यूग्लिना को कहा जाता है। और इसमें लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पैरामीशियम। किसके बारे में देखेंगे, पैरामीशियम के बारे में। तो पैरामीशियम क्या होता है, पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा रेसे जैसी संरचना, छोटी छोटी ऐसे बनी हुई है, इसको सीलिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीलिया। इसी के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पाई जाती है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जिसे संकुचित रिक्तिका कहते हैं। इसमें एक और फीचर है, इसमें क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस पाया जाता है, बड़ा और छोटा केंद्रक पाया जाता है। ये आप देख रहे हो, ये बड़ा केंद्रक, छोटे केंद्र को माइक्रो न्यूक्लियस, बड़े केंद्र को मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। इसमें ये वो होता है। और इसमें ये अंदर का जो है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सीलिया होती है, फूड वैक्यूल इसमें भी होता है। इसमें लोकोमोशन के लिए सीलिया पाई जाती है। इसके प्लाज्मोडियम का देख लिया आपने, ये प्लाज्मोडियम है। इसका जो मेन है ये माइक्रो पैरामीशियम का, इसमें ये स्लीपर शेप्ड होता है, मतलब चप्पल के आकार का एक जंतु होता है। जब चप्पल आकार का, ये देख रहे हो चप्पल के शेप का है इसका स्ट्रक्चर, इसलिए इसे चप्पल के आकार का जंतु कहते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोटोजोआ का था। अब हम देखेंगे कि फूड संरक्षण कैसे करते हैं, भोज्य पदार्थों का संरक्षण या परिरक्षण कैसे करते हैं। जो भोजन होता है अनिवार्य आवश्यकता होती है हमारी मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए। इस प्रकार का भोजन करना चाहिए कि जो संतुलित हो, मतलब बैलेंस डाइट का चाहिए हमें। साथ पूर्ण कीटाणु रहे, मतलब कोई इसमें कीटाणु ना हो, बैक्टीरिया रहित हो, सब कुछ हो, इसमें कोई वायरस ना। लेकिन जब गर्मी आती है ना, मौसम में भोजन में जीवाणु तथा अन्य छोटे छोटे जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं और तथा भोजन को विषाक्त बना दे, मतलब असंतुलित कर देते हैं। परंतु भोजन संरक्षण की विधियों का उपयोग करके भोजन को कुछ समय तक संग्रहित किया जा सकता है। अब हम अपने भोजन को संग्रहित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि भोजन संरक्षण का कारण भोजन में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करके एक निश्चित समय तक भोजन संग्रहित करना। अब भोजन संरक्षण पूछ लेगा कि भोजन संरक्षण क्या होता है, तो भोजन संरक्षण हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके एक निश्चित समय तक भोजन संग्रहित करना होता है भोजन संरक्षण। जैसे भोजन को रेफ्रिजरेटर स्टरलाइजेशन द्वारा सुरक्षित रखकर किया जा सकता है। स्टरलाइजेशन क्या होती है, एक विधि होती है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों से मुक्त किया जा सकता है। इसमें खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते। फ्रिज उपकरण है जिसके द्वारा समान ताप, कम ताप 5 डिग्री से 10 डिग्री
सेल्सियस से उत्पन्न कर सूक्ष्मजीवों की उपापचयी क्रियाओं तथा वृद्धियों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे उसमें कोई जीवाणु होता है या बैक्टीरिया वायरस जो भी है उसको नष्ट किया जा सकता है स्टेरिलाइजेशन द्वारा। इसलिए फ्रिज का प्रयोग फल, सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए तथा पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। दूसरा है लुई पाश्चर ने क्या दिया था। लुई पाश्चर जो दिए थे वो 1886 ने दूध में कीड़वन रोकने के लिए पाश्चरीकरण या विधि का बताया था। इस विधि द्वारा विसंक्रमण करते हैं। इस विधि द्वारा दूध को विसंक्रमण और संक्रमण से रहित करते हैं। लो टेम्परेचर होल्डिंग विधि से दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगभग 30 मिनट तक गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम विधि से दूध को 161 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लगभग 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। इस विधि में सभी हानिकारक रोगाणु जीवाणु बीजाणु मृत हो जाते हैं। जो भी संक्रमित करते हैं भोजन को वो नष्ट हो जाते हैं इस विधि द्वारा। तो ये ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का था जिसमें हमने फंगाई, एल्गी और प्रोटोजोआ का डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।